नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी पर भारत की मजबूत तैयारी से तिलमिलाया चीन, हर मोर्चे पर तैयार हो रही है सेना। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन से तनाव के बीच सीडीएस ने सीमा पर परखी सेना की तैयारियां। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कैबिनेट फेरबदल या कुछ और, पीएम मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक और इसके बाद बड़े संकेत आ सकते हैं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, कहते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरह एलएसी पर भारत की मजबूत तैयारी से तिलमिलाया चीन, हर मोर्चे पर तैयार हो रही सेना। जी हां दोस्तों, चीन की चालबाजी से निपटने के लिए हिंदुस्तान हर दिन तैयारियों को मजबूत करता जा रहा है। इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एलएसी का दौरा किया। वो हिमाचल से लगती एलएसी के फॉरवर्ड एरिया में गए और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। लोकल कमांडर्स ने सीडीएस को तमाम तैयारियों के बारे में बताया। इस दौरान वहां तैनात जवानों से भी बातचीत और मुलाकात की, जवानों के मनोबल की तारीफ की और उनसे उसी उत्साह के साथ देश की रक्षा के लिए अडिग रहने की बात कही। सीडीएस का आज दौरा करना बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि सीडीएस हिमाचल से लगती एलएसी पर दौरे के लिए गए थे। उनसे पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिन के दौरे पर थे। एलएसी पहुंचकर जवानों की हौसला अफजाई की थी और चीन को कड़ा संदेश देने और फुल प्रूफ तैयारियां देखने के बाद आज ही दिल्ली लौटे। इस बीच बॉर्डर पर हिंदुस्तान के बड़े एक्शन की खबर आई है, जिससे चीनी खेमे में टेंशन है। हिंदुस्तान के जांबाजों ने एलएसी पर चीन के वॉर वाले वायरस से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि चीन से जारी तनाव के बीच 50,000 और सैनिकों को सीमा पर भेजा गया है। चीन से सटे 3 अलग अलग सरहदी इलाकों में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। इसके अलावा एलएसी पर फाइटर जेट्स की संख्या में भी इजाफा किया गया है, जिसके बाद चीन से लगी सीमा पर हिंदुस्तान के 2 लाख जवान तैनात हो चुके हैं, जो पिछले साल तैनात जवानों की संख्या से 40% ज्यादा है। मतलब ये कि एलएसी पर किसी भी साजिश से पहले ही ड्रैगन आर्मी को नेस्तनाबूद करने का पूरा इंतजाम हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चीन फिर किसी साजिश को अंजाम देने वाला है। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि गलवान के 1 साल बाद भी चीन की विस्तारवादी वाली नीयत नहीं बदली है। ईस्ट लद्दाख में भारत और चीन की सिक्योरिटी सिचुएशन में बदलाव नहीं हुआ है। फरवरी में नॉर्थ और साउथ बैंक से जवान हटे, लेकिन उसके बाद बाकी जगह से सैनिक कम नहीं हुए, इसलिए इंडक्शन में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। उल्टा चीन एक्स्ट्रा ट्रूप्स को तैनात कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच सीडीएस ने सीमा पर परखी सेना की तैयारियां। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन से जारी तनाव के बीच मंगलवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा का दौरा किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के आसपास चीन सीमा से लगने वाले इस संवेदनशील क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जनरल रावत ने सेना के जवानों का हौसला भी बढ़ाया। सेना ने बताया कि जनरल बिपिन रावत ने सैनिकों के साथ संवाद किया, उनके उच्च मनोबल के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने सैनिकों से देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के अपने कार्य में दृढ़ रहने का आह्वान किया। जनरल रावत का एलएसी के 1 दिनी दौरा उस समय हो रहा है जब पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर मतभेद होने से भारत व चीन की सेनाओं के बीच सैन्य गतिरोध बना हुआ है। सेना ने बताया कि इस दौरान स्थानीय कमांडरों ने सीडीएस को जमीनी हालात के बारे में जानकारी दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैबिनेट फेरबदल या कुछ और, पीएम मोदी आज करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक, बड़े संकेत के आसार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करने जा रहे हैं। एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद यह मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है, जिसमें कोरोना काल से लेकर विभिन्न मुद्दों पर सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी हो सकती है। संसद के आगामी मानसून सत्र और मंत्रिपरिषद के विस्तार व फेरबदल की संभावनाओं को देखते हुए भी यह बैठक अहम मानी जा रही है। आमतौर पर प्रधानमंत्री महीने के आखिर में मंत्रिमंडल की बैठक करते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में यह क्रम टूटा है। बीते 1 महीने से प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर लंबी बैठकों में कई मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा भी की थी। इनमें कई मंत्रालयों ने अपने प्रस्तुतिकरण भी दिए थे। इन बैठकों में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे थे। सूत्रों के अनुसार बुधवार शाम को होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक डिजिटल तरीके से होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा भी की जा सकती है। इसमें कोविड-19 संबंधी हालात पर विस्तृत चर्चा भी हो सकती है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद विभिन्न स्तरों पर बैठकों का दौर चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में अहम फैसले ले सकते हैं, जिनके साथ सरकार के विभिन्न लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के साथ आने वाले चुनावों का भी रोड मैप सामने रख सकें। इससे करीब 1 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री ने मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों के विभिन्न समूहों के साथ बैठकें की थी और उनके मंत्रालयों के प्रदर्शन की समीक्षा की थी। ये बैठकें प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक आवास पर हुई थी और ज्यादातर बैठकों में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा उपस्थित रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान पर कसा अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का शिकंजा, एफएटीएफ का अनुपालन हुआ
जरूरी। जी हां दोस्तों, आतंकवाद के पनाहगार देश पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा ग्रे लिस्ट में रखे जाने के बाद अब पाकिस्तान के लिए FATF का अनुपालन करना आवश्यक हो गया है। मंगलवार को पाकिस्तानी मीडिया में यूरोपीय संघ के हवाले से इस बात की जानकारी दी गई है। बता दें कि इससे पहले 21 से 25 जून को हुई FATF की बैठक में पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए कहा था कि पाक को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी संगठनों और हाफिज सईद मसूद अजहर जैसे उनके सरगनाओं पर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। पेरिस स्थित FATF के प्रमुख मार्कस प्लेयर ने बताया कि डिजिटल माध्यम से आयोजित बैठक में पाकिस्तान को लेकर कई निर्णय लिए गए। इसमें FATF का अनुपालन भी शामिल है। इसके अलावा बैठक में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने की दिशा में भी काम करना जारी रखना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मार्कस प्लेयर ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार धन शोधन को रोकने में नाकामयाब नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार और आतंकवाद को आर्थिक फायदा पहुंचता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान फिलहाल अभी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में ही रहेगा। FATF की तरफ से साल 2018 में जिन 27 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करने के लिए पाकिस्तान की सरकार को लक्ष्य दिया गया था, उनमें से 26 पर कार्रवाई की गई है। बैठक में पाकिस्तान ने कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा चीन सरगनाओं और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है, उसे पूरा किया जाए। इसके साथ ही FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपने धन शोधन रोधी कानून में संशोधन कर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश और भारत ने रक्षा सहयोग मजबूत करने पर दिया जोर। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया की यात्रा रही बेहद महत्वपूर्ण। जी हां दोस्तों, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने व्यापक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए ढाका में बांग्लादेश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत बातचीत की है। भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश की मुक्ति के लिए 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक जीत को स्वर्ण जयंती पर वायुसेना प्रमुख की यात्रा को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। भारतीय वायुसेना ने कहा, बांग्लादेश की मुक्ति के लिए 1971 के युद्ध में ऐतिहासिक जीत की स्वर्ण जयंती के मद्देनजर 2 दिवसीय यात्रा बेहद महत्वपूर्ण थी। यह अवसर पहली बार भी है जब किसी विदेशी प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में परेड की समीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया। इससे भारत और बांग्लादेश और उनके सशस्त्र बलों के बीच दोस्ती और विश्वास के मजबूत बंधन की दोबारा पुष्टि हुई है। एयर चीफ मार्शल भदौरिया अपने बांग्लादेशी समक्ष एयर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान के निमंत्रण पर दशोर में बांग्लादेश वायुसेना अकेडमी में पासिंग आउट परेड और कमीशनिंग समारोह की समीक्षा के लिए सोमवार से पड़ोसी देश की 2 दिवसीय यात्रा पर थे। समारोह का आयोजन राष्ट्रपति परेड 2021 के अवसर पर किया गया। वायुसेना प्रमुख की बांग्लादेश यात्रा सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की इस दिशा की यात्रा के 2 महीने बाद हुई। अधिकारियों ने कहा कि एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने बांग्लादेश वायुसेना के प्रमुख के साथ साथ सेना प्रमुख और सशस्त्र बल प्रभाग के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के साथ चर्चा की। वायुसेना ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापक रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर था। भदौरिया ने ढाका में भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोरईस्वामी से बातचीत की। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद पिछले 6 महीनों में दोनों देशों की ओर से कई यात्राएं हुई हैं। वर्ष 2021 में बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ और देश के पहले राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी भी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोभाल से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। यह बैठक जम्मू एयरबेस पर 2 ड्रोन से हमले के बाद हो रही है। बैठक 4 बजे शुरू हुई थी। इसके बाद सोमवार को जम्मू में एक मिलिट्री स्टेशन के पास भी 2 ड्रोन देखे गए हैं। जब सुरक्षा कर्मियों ने उन ड्रोन पर फायरिंग की तो वे उड़ गए। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने कहा कि रविवार को जम्मू एयरबेस पर हुए हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ हो सकता है। सोमवार को जो 2 ड्रोन दिखे थे उनके पीछे भी यही ग्रुप हो सकता है। बता दें, रविवार आधी रात जम्मू एयरबेस के तकनीकी इलाके में 2 विस्फोट हुए थे। ये धमाके विस्फोटकों से लदे 2 ड्रोनों से किए गए थे। इन धमाकों में एक इमारत को नुकसान पहुंचा है और भारतीय वायुसेना कर्मियों को हल्की चोट पहुंची है। यह एयरबेस पाकिस्तानी सीमा से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आतंकियों को बचाने के लिए झूठ का पुलिंदा बना रहा है पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पड़ोसी मुल्क की खोली पोल। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान की झूठी कहानियों की पोल खोली है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर अभी भी आतंकवादी फल फूल रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने का दबाव डालना चाहिए। भारत ने पड़ोसी मुल्क को लताड़ते हुए यह भी कहा कि इस्लामाबाद को नैतिकता की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी हर बात झूठ से भरी है। भारत में गृह मंत्रालय के स्पेशल सेक्रेटरी VSK कौमुदी ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, जैसे कि उम्मीद थी, पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर से झूठी कहानियां पेश कर रहा है।
है और भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। वह सोमवार को महासभा में सदस्य देशों की आतंकवाद रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की दूसरी उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। बीएस की कौमुदी ने कहा, ऐसा देश जो अपने ही अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा करता हो, असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो और भारत के खिलाफ घृणा फैलाता हो, ऐसे देश के प्रतिनिधिमंडल से हम कुछ भी नए की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति की समीक्षा पूरी हो चुकी है और पाकिस्तान के झूठ को संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को आतंकी संगठनों के खिलाफ प्रभावी और कड़े कदम उठाने के लिए कहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लगातार तीसरे दिन दिखा ड्रोन, एमएचए ने एनआईए को सौंपी जांच, जाने भारत के लिए कितना बड़ा है खतरा। जी हां दोस्तों, जम्मू हवाई अड्डा परिसर में स्थित वायुसेना स्टेशन के बाहर हुए ड्रोन धमाके के बाद लगातार 3 दिन में तीसरी बार ड्रोन को देखा गया। सोमवार रात को जम्मू के सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास ड्रोन को देखा गया। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने सोमवार देर रात में करीब 3 बार अलग अलग जगहों पर ड्रोन को उड़ता हुआ पाया। पहले ड्रोन को रात 1 बजे के आसपास रत्नुचक इलाके, उसके बाद करीब बजे कुंजवानी में और फिर सुबह 4 बजे के आसपास कुंजवानी इलाके में देखा गया। हालांकि ड्रोन थोड़े ही देर के बाद गायब हो गया। शनिवार देर रात को वायुसेना स्टेशन के बाहर हुए ड्रोन हमले के बाद रविवार रात को भी कालूचक इलाके में ड्रोन को ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा गया था। लगातार तीसरे दिन ड्रोन को देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही है कि सोमवार को 3 अलग अलग जगहों पर दिखे ड्रोन एक ही थे, अलग थे। वहीं गृह मंत्रालय ने वायुसेना स्टेशन के बाहर हुए ड्रोन हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। इसी बीच ड्रोन से किए आतंकी हमले का मामला भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया। वहीं बुधवार को पीएम मोदी अपने मंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें जम्मू में हुए ड्रोन हमले व अन्य संदिग्ध ड्रोन नजर आने के मसले पर मंथन हो सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे, पीएम नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी 1 जुलाई को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया के 2015 में लॉन्च होने के 6 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम परिवर्तनकारी है, सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध हों। वर्तमान में अधिकतर ई गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए धन का स्रोत केंद्रीय या राज्य सरकारों में संबंधित मंत्रालयों व विभागों के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से होता है। डिजिटल इंडिया की परियोजनाओं के लिए धन की आवश्यकताओं का आकलन संबंधित नोडल मंत्रालयों या विभागों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि डिजिटल इंडिया नए भारत की सफलताओं की कहानियों में से एक है, जिसने सेवाओं को सक्षम बनाने, सरकार को नागरिकों के करीब लाने, जन भागीदारी को बढ़ावा देने और लोगों को सशक्त बनाने में भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि मोदी इसके लाभार्थियों के साथ सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही कोविड चुनौती का जवाब, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में बोले एस जयशंकर। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज यानी मंगलवार को इटली के मटेरा में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, चाहे वह टीके हों, दवाएं हों, पीपीई हो या ऑक्सीजन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कोविड चुनौती का जवाब है ज्यादा चाहिए, कम नहीं। उन्होंने कहा, संस्थागत बहुपक्षवाद की कमी पाई गई है, सुधारों के कई रूप हैं, लेकिन वैक्सीन इक्विटी तत्काल परीक्षा होगी। एस जयशंकर ने कहा, वास्तविक अर्थव्यवस्था को विकेंद्रीकृत वैश्वीकरण की आवश्यकता है, जिसमें विनिर्माण, भोजन और स्वास्थ्य शामिल हैं। इसमें पहले 2 राष्ट्रों के दौरे के दौरान जयशंकर सोमवार को ग्रीस से इटली पहुंचे। सोमवार को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए यूरोपियन यूनियन की आयुक्त जुट्टा ओरिपिलिनेन से मुलाकात की। उस दौरान जयशंकर ने कोविड चुनौती और समान वैक्सीन पहुंच के संबंध में चर्चा की और एक उचित यात्रा व्यवस्था के महत्व को भी रेखांकित किया। जयशंकर ने जुट्टा ओरिपिलिनेन के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया और कहा, कोविड चुनौती, हमारी संपर्क साझेदारी और विकास सहयोग पर चर्चा की, समान वैक्सीन पहुंच और एक उचित यात्रा व्यवस्था के महत्व को भी रेखांकित किया। भारतीय विदेश मंत्री ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव माथियस कारमैन के साथ भी मुलाकात की और भारत OECD द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। ये बैठकें G20 मंत्री स्तरीय बैठकों के मौके पर आयोजित की गई। G20 सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत और इंडोनेशिया है। इसके अलावा इटली, मैक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा है। G20 एक प्रभावशाली ब्लॉक है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। G20 शिखर सम्मेलन अक्टूबर में इटली में होने वाला है। करते हैं अगली खबर की तरफ।
अब चीन और पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर आग बरसाएगा भारत, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। जी हां दोस्तों, भारत अब चीन के अंदर तक सीधे मार कर सकता है। अग्नि सीरीज की नई मिसाइल अग्नि प्राइम के सफल परीक्षण के बाद अब यह साफ हो गया है कि भारत दुश्मन देश के अंदर 1000 से 2000 किलोमीटर तक सटीक निशाना साध सकता है। भारत ने सोमवार सुबह 10:55 पर ओडिशा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम टापू पर अग्नि सीरीज की इस नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अग्नि प्राइम पूरी तरह से परमाणु हथियारों के साथ मार करने में सक्षम है। परीक्षण के दौरान मिसाइल सभी पैमानों पर सटीक पाई गई है। उम्मीद है कि इस मिसाइल को जल्द ही सेना में शामिल किया जा सकता है। DRDO के एक अधिकारी ने इस मिसाइल के बारे में बताया कि यह 2000 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को मार सकता है और इस वर्ग की अन्य मिसाइलों की तुलना में बहुत छोटी और हल्की। नई मिसाइल में कई नई तकनीकों को शामिल किया गया है। भारत ने सबसे पहले 1989 में अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया था। उस समय अग्नि मिसाइल की मारक क्षमता तकरीबन 700 से 900 किलोमीटर थी। इसके बाद साल 2004 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया था। तब से लेकर अब तक भारत अग्नि सीरीज की 5 मिसाइल लॉन्च कर चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक के बाद UN में बोला भारत, यह पाकिस्तान पर लगाम कसने का वक्त। जी हां दोस्तों, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक का मामला सामने आने के बाद अब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मसले को उठाया है। भारत के मिशन ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि भविष्य में ड्रोन के इस्तेमाल समेत कई तरह की तकनीकों के जरिए आतंकी हमलों का खतरा है। इन पर लगाम कसने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक्शन लेने की अपील की है। गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी VSK कौमुदी ने पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ नफरत से भरा एजेंडा फैलाने और आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कौमुदी ने अंतर्राष्ट्रीय जगत से अपील करते हुए कहा, यह सही समय है जब हमें पाकिस्तान से कहना चाहिए कि वह अपनी जमीन पर आतंकी संगठनों को पोषित करना बंद करे। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देशों की आतंकरोधी एजेंसियों के प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कौमुदी ने यह बात कही। भारतीय अधिकारी ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जैसे कि हमें अनुमान था, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ गलत नैरेटिव गढ़ना और आधारहीन आरोप लगाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पर सीधा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, एक ऐसा देश जो अपने ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करता है और उन्हें असुरक्षित माहौल में रखता है, वह भारत के खिलाफ नफरत पैदा करता है। उससे आखिर इससे ज्यादा उम्मीद भी की क्या जा सकती है। यही नहीं, मंगलवार को एक बार फिर से इस मुद्दे पर बात करते हुए भारतीय अधिकारी VSK कौमुदी ने कहा, आज इंटरनेट जैसी सूचना तकनीकों को गलत इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इसके जरिए लोगों की भर्ती हो रही है और उन्हें रेडिकल बनाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने नए पेमेंट मेथड्स, क्राउड फंडिंग आदि का इस्तेमाल कर आतंकवाद और उसे पोषित करने वाले लोगों को मदद की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी ने शाम 4 बजे बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा क्या होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में देश की सुरक्षा से जुड़े कई बड़े अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स बेस पर हुए अटैक को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। एयरफोर्स बेस पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा संस्थानों को अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि वर्तमान समय में भारत सरकार का उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का आगाज हो। इसके लिए परिसीमन पूरा होने के साथ ही चुनाव करवा दिए जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में गुपकार दल के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की थी। इस बैठक में 8 दलों के 14 नेता शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है। इसलिए बैठक में जम्मू कश्मीर में बदलते हालातों के बीच सुरक्षा स्थिति का आकलन करना और एक मजबूत रणनीति बनाना भी इस बैठक का उद्देश्य हो सकता है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर हुए हमले के मामले की जांच आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस से इस केस में अभी तक हुई जांच के सभी दस्तावेज तलब किए हैं। NIA बहुत जल्द मामला दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी। इससे पहले स्थानीय पुलिस और वायुसेना के अधिकारियों के साथ NIA, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सहित कई एजेंसियां देश में अपनी तरह के पहले आतंकी हमले की जांच कर रही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल श्रीनगर और लेह लद्दाख के लिए भर रहे उड़ान, निगरानी के लिए अंबाला में डटी फ्रांस की टीम। जी हां दोस्तों, अंबाला एयरबेस पर राफेल की तैनाती के बाद सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बीच राफेल अंबाला से श्रीनगर और लेह लद्दाख के लिए उड़ान भर रहे हैं। इन विमानों की निगरानी के लिए फ्रांस की टीम अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है। राफेल लड़ाकू विमान श्रीनगर पाकिस्तान की दूरी करीब 220 किलोमीटर और लेह लद्दाख 427 किलोमीटर है। इसी कारण से राफेल की तैनाती यहाँ की गई है। अंबाला एयरबेस पर राफेल के लिए करीब 14 हैंगर का निर्माण पूरा कर लिया गया
गया है, जबकि अन्य का काम जारी है। यहाँ तक कि फ्रांस की टीम भी तकनीकी मदद के लिए अंबाला एयरबेस पर ही तैनात है। अंबाला से अभ्यास के लिए राफेल श्रीनगर और लेह लद्दाख तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे। इसके लिए राफेल उड़ान लगातार भर रहे हैं। अंबाला एयरबेस के पास ही डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाने की योजना है, लेकिन जम्मू में हुए ड्रोन हमले के बाद यह योजना भी लटक सकती है। अंबाला एयरबेस में राफेल के अलावा जैगुआर की 2 स्क्वाड्रन हैं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से एयरबेस की जमीन का अंतिम निर्णय रक्षा मंत्रालय पर टिका हुआ है। सूत्रों का कहना है कि एयरफोर्स अधिकारी भी इस बात को लेकर रक्षा मंत्रालय तक बातचीत कर एयरपोर्ट व एयरबेस की स्थिति के बारे में बता चुके हैं। एयरफोर्स के आसपास फोटो खींचना, ड्रोन उड़ाना, प्राइवेट व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनने के बाद सुरक्षा का घेरा और मजबूत करना पड़ जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इराक, सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमला। जी हां दोस्तों, सोमवार तड़के अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित लड़ाकों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस हमले में सशस्त्र बल के 5 लड़ाकों के मारे जाने की खबरें हैं। ये हमले हथियार भंडारण सुविधाओं पर किए गए, जिनका इस्तेमाल ड्रोन हमलों के लिए किया जा रहा था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि जिन ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, वहां से इराक में अमेरिकी सैनिकों पर कई ड्रोन हमले हुए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने बताया कि अमेरिकी सेना ने बेहद जरूरी और सीमित दायरे में सीरिया के 2 और इराक स्थित एक ठिकाने को निशाना बनाया है। उन्होंने इस कार्रवाई को कानून के दायरे में रक्षात्मक बताते हुए कहा कि यह ईरान समर्थित मिलिशिया समूह के हमलों का जवाब है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इराक सीरिया सीमा पर हमला करने के आदेश दिए थे। बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद गत 5 महीने में दूसरी बार ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों पर सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बता दें कि सीरिया में ईरान समर्थित इन समूहों को इसराइल के लिए भी बड़ा खतरा माना जा रहा है। ये हमले ऐसे वक्त पर किए गए हैं जब अमेरिका एक तरफ तो ईरान से जुड़े इराकी गुटों को हाल ही में हुए हमलों का दोषी ठहराता है, वहीं तेहरान के साथ एटमी समझौते को दोबारा लागू करने की उम्मीद भी करता है। अमेरिका ने इस हमले में हुए नुकसान और हताहतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि अमेरिकी युद्धक विमानों के हमले में कम से कम 5 ईरान समर्थित इराकी लड़ाके मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। वॉर मॉनिटर ने कहा है कि इस हमले में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि सीरियाई समाचार एजेंसी सना ने एक बच्चे की मौत की पुष्टि की है। पेंटागन के प्रवक्ता ने अमेरिकी बलों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी हो गए थे। इस साल की शुरुआत से अब तक इराक में अमेरिकी प्रतिष्ठानों और अमेरिकियों के खिलाफ 40 से अधिक हमले हो चुके हैं।